आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा वीडियो बना के लेके आया हूँ, वो पिछले मेरे वीडियो के बाद का वीडियो है और मैं आज के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा, जिससे अगर आज का वीडियो आप देखते हैं तो फिर लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो भी आप साथ में देख सकते हैं। इस तरह से दोनों वीडियो से संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो मुख्य प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, आपके क्लियर हो जाएंगे और कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ की उस इतिहास के बारे में बताया था, मतलब वो कैसे बना, कौन इसके मुख्य मतलब रहा व्यक्ति जो करने वाला रहा और कब क्या क्या हुआ, ये सब फैक्ट्स बताए थे। मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में भी बताया था, प्रकार के बारे में बताया था। 2 प्रकार मैंने शायद आपको बता दिया था। एक प्रकार बताया था ये जनरल असेंबली मतलब महासभा के बारे में बताया था। दूसरा प्रकार हमने बताया था सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ये 2 बातों को मैंने बता दिया था। हाँ, थोड़ा मैं लिखता जाऊं। पहला मैंने बताया था महासभा, जनरल असेंबली के बारे में बताया था। दूसरा मैंने बताया था सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया था। अगला जो भाग है उसे मैं आज बताने चल रहा हूं। जो तीसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और चौथा अंग कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का है न्यास परिषद। और इस तरह से 5वां अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का है सचिवालय है। और 6ठा अंग है, लास्ट भाग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो बच्चों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अब कभी आप किताबों में ऐसे भी पा सकते हैं, तीसरा अंग इसको लिख दिया गया और चौथा भाग इसको, मतलब ये जो भाग होते हैं इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। कोई किसी भी क्रम में पढ़ा सकता है, कोई किसी क्रम में लिखा सकता, तो इस पे मत जाइएगा। वैसे हम 2 भागों को पढ़ चुके थे। आज मैं तीसरे पार्ट के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे पार्ट के बारे में मैं थोड़ा बताने चल रहा हूं। सबसे पहले तो इसके सदस्य देश कितने हैं, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत आसानी से याद हो सकता है। ट्रिक है ये 5-4, 5 के बाद 4, 5 4 एक कम हो गए। तो इतने सदस्य हैं इसके इतने सदस्य होते हैं। और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का होता है कार्यकाल, तथा साथ में 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते रहते हैं और उतने सदस्यों को नियुक्त भी किया जाता है। इस तरह से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के ये सदस्यों की संख्या है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बच्चों इसका जो कार्यकाल होता है, ये करता क्या है, ये पूरे दुनिया में शांति, सुरक्षा, शिक्षा और खाद्य व्यवस्था इत्यादि चीजों का ये क्या करता है, प्रबंधन करता है। और किसी तरह की अगर कहीं कोई परेशानी, कोई समस्या हो रही है, इन सारी चीजों का ये नियंत्रण करती है।
और इसीलिए ये अपने कई विभागों को बनाया हुआ है। इसके कई विभाग हैं, मतलब कई छोटे छोटे इसके ब्रांचेस हैं जिनको अलग अलग डिपार्ट दिया गया, अलग अलग चीजें दी गई हैं कि इस क्षेत्र में आप अपना कार्य करेंगे, इस क्षेत्र में आप अपना कार्य करेंगे, जिससे पूरी दुनिया एक अच्छे लय में और उन्नति की तरफ बढ़े। इसके कई भाग हैं, जैसे एक भाग आपने सुना होगा ILO है, ये पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना 1919 में ही हुआ था। मैंने कल आप लोगों को लीग ऑफ नेशंस की बात बताई थी कि तभी इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करके है, ये पूरे विश्व में जो मजदूर वर्ग हैं उनकी किसी तरह की आहित उनकी समस्या के लिए ये कार्य करती है। और आपने WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए कार्य करती है। और पूरे विश्व में कहीं किसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी चीजें प्रॉब्लम होती है जिसके लिए कार्य करती है। आप अभी जानते हैं कोरोना के दौर में, कोविड के दौर में, इस समय WHO पूरे वर्ल्ड में किस तरह से अपनी परफॉर्मिंग कर रहा, कैसे कैसे लोगों को सजेशन दे रहा, कैसी दवाओं की मैनेजमेंटिंग कर रहा, तो ये ऐसे वर्क करते हैं। तीसरा आप कह सकते हो WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी व्यापार से संबंधित समस्याओं के लिए है। इस तरह से इसके और कई भाग हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंग हैं और पूरे दुनिया में ये विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। कभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, इससे जितने भी भाग हैं सभी का एक अगला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाह रहा हूँ। और इन चीजों को बनाते हुए इसी क्रम में आपको मैं थोड़ा यूनिसेफ के बारे में बता दूं, ये भी इसी का एक अंग है। यूनिसेफ पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंधित, बाल शिक्षा से संबंधित कार्य करती है। यूनेस्को भी संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक अंग है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और ये पूरी दुनिया में जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति इत्यादि के बारे में कार्य करता है। सॉरी बच्चों, अगर कहीं थोड़ी आवाज आती है, इसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे मैं भी थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, बट इन चीजों के लिए थोड़ा आप भी शांत हो जाइए और सीखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो हो ही जाता। अच्छा, तो ये यूनेस्को विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, कलिंग पुरस्कार देता है। तो मैं कोई वीडियो बनाऊंगा इसके सभी अंगों के बारे में वर्णन कर दूंगा, लेकिन आज फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। अगला भाग संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका है वो कौन सा है? न्यास परिषद। ओके, न्यास परिषद का क्या काम होता है? न्यास परिषद का ये काम है, ये इसकी स्थापना इसलिए किया गया था कि पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ देश ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और मतलब वो सैनिक दृष्टि से या किसी भी तरीके से वो कमजोर हैं, वो अभी पूरी तरह से अपने आप पे सक्षम नहीं है। तो ये बनाया गया था कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो उन पे रेगुलेटिंग करेंगे, उन पे शासन करेंगे, और जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते हैं बढ़िया से, उनकी सारी व्यवस्था सब कुछ अच्छे से सुचारू नहीं चल रही है, तब तक दूसरा देश उन पे सहयोग करेगा, शासन करेगा, जिससे कोई और उन पे किसी तरह की परेशानी न करने पाए। इसलिए इसका स्थापना किया गया था प्रन्यास परिषद की। और प्रन्यास परिषद में जो देश हैं जिन्हें सौंपा गया है पूरे वर्ल्ड में, या जिन जगहों पे कि इस देश की संभालना है, ये मतलब वहां पे आपको रेगुलेटिंग करना है, वो देश हैं अमेरिका है, न्यूजीलैंड है,
ये न्यूजीलैंड है और आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन आपका पड़ता है। सॉरी बच्चों, अगर कोई स्पेलिंग थोड़ी मोड़ी हो जाती है तो उस पर ज्यादा केयर नहीं करेंगे। ब्रिटेन हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया और ये कितने कंट्री हुए? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री हैं। इन 4 कंट्रियों को पूरे वर्ल्ड में जहां भी किसी भी देश में रेगुलेटिंग करना हो या किसी देश की मदद करनी है, वहां पे शासन करनी है, तो इन देशों को वहां पे अनुमति दी गई है। आपको मैं बता दूं, रसिया है, रसिया, चाइना और आपका फ्रांस, ये जो रूस, चीन और फ्रांस, ये जो 3 कंट्री हैं, इन्हें प्रन्यास परिषद से अनुमति नहीं दी गई है कि किसी देश पे आप रेगुलेटिंग करिए और वहां पे उस देश को स्टेबल करने के लिए आप मदद करिए, इन्हें नहीं दिया गया है। और प्रन्यास परिषद इस तरह से आगे काम कर रहा है और इसकी कार से बहुत सारे देशों में उन्नति हुई और बहुत सारे देश आज स्टेबल हो गए, मजबूत हो गए। और मैं बताऊं आपको कि ये इस परिषद को लगभग 1994 में समाप्त कर दिया गया, न के बराबर है। अब ये कार्य नहीं करता क्योंकि अब इतना डेवलपमेंट हो गया पूरा वर्ल्ड कि अब कोई किसी पे रेगुलेटिंग की जरूरत नहीं है और इस तरह से लगभग ये समाप्त हो चुका है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे के भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग कौन सा है? अगला भाग आपका सचिवालय दिख रहा है, सचिवालय है, ठीक। सचिवालय तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख ऑफिशियल सेंटर है। ये यहाँ पे एक सचिव होता है, मतलब ये तो अध्यक्ष होता है और पूरे परिषद का, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड के रूप में ये कार्य करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये जो होता है सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और इसका भी मुख्यालय आप जानते ही हैं, ये सभी 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही रहता है। वर्तमान में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे और उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस है, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और सचिवालय से संबंधित और कुछ बातें मैं बता दूं आपको। पहले इसके अध्यक्ष ट्रिगवेली थे, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ट्रिगवेली पहले अध्यक्ष रहे और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ और बातें प्रमुख होती है कि इसके कौन कौन लोग ऐसे रहे जो 2 बार जिन्हें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वो हैं कोफी अन्नान और कौन है? वान की मून कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। और कोफी अन्नान कहाँ के हैं? घाना के हैं। घाना एक कंट्री है। ये लोग कोफी अन्नान और वान की मून, इन दोनों लोगों ने 2 बार कार्यकाल किया था, 5 वर्ष का। अच्छा, तो सचिवालय से रिलेटेड बातें यही सब है और हम आपको आगे ले चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले भाग की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और बहुत सम्मान के साथ इसको लिया जाता है, जो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, जिसमें पूरे दुनिया के देशों को किसी तरह की, किसी देश से कोई समस्या होती, कोई बड़ी शिकायत होती है तो इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, वैसे मैं बताऊं, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1 साल बाद हुई थी। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, ये बाद में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय भी है वो भी यहाँ नहीं है, इसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड जो
कंट्री है उसके हेग में इसका मुख्यालय पड़ता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। और मैं आपको बताऊं इसके जो सदस्य देश हैं, कितने सदस्य होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं और 15 सदस्यों में एक तो होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी अध्यक्ष न्यायाधीश होते हैं और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल जानते हैं कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है, 9 इयर्स का होता है। और एक बात और होता है, हर तीसरे वर्ष ये रिटायरमेंट होते रहते हैं, इनकी साइकिलिंग होती रहती है, रिटायरमेंट होते रहते हैं। 3 वर्ष पे ये रिटायर होते रहते हैं, कार्य मुक्त होते रहते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से जुड़ी ये बातें हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का क्या इतिहास रहा है ये भी थोड़ा जान लीजिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सबसे पहले व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में जो बने थे वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया था। और इनके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का और दूसरे सदस्य के रूप में काम किए थे आर.एस. पाठक नाम के एक व्यक्ति थे जो भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इन्होंने भी न्यायाधीश के पद पे कार्य किया था। आपको पता होगा वर्तमान समय में भी भारत के दलवीर भंडारी ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इस समय कार्य कर रहे हैं, कार्य में हैं। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो कि 3 लोग भारत के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सदस्यता रखे हैं। और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी बातें हैं। एक बात और मैं बता दूं, भारत के पहले व्यक्ति स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का परचम फहराया और हिंदी में भाषण दिया था 1997 में जब भारत के विदेश मंत्री रहे। और उसके बाद भी वो एक बार और 2000 में भी हिंदी में ही भाषण दिए थे। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 बार हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। और हाँ, एक बात और भी बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, महासभा में भारत की पहली महिला सभापति के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आपने सुना होगा। ये संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली अध्यक्ष के रूप में, महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य की थी। पूरे विश्व में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में ये कार्य की थी। और भारत की तो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी ये। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी लगभग सभी चीजों को मैंने आज कवर किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे मेहनत को ऐसे ही आप सपोर्ट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला मेरा आगे का वीडियो आप तक पहुंचे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आप पिछले वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिससे आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।